नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 इसमें से भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला दूसरा जो टॉपिक है ध्वनि विज्ञान अथवा स्वन विज्ञान, उसकी चर्चा करेंगे। और उसमें भी मुझे लगता है कि हमारे 3 मद्दे हुए हैं, अभी चौथा मद्दा हमारा शुरू होना है। इसके पहले के लेक्चर में हमने हमारे ध्वनि यंत्र से संबंधित या हम जो आवाज़ निकालते हैं उससे संबंधित हमारे मुख की क्या व्यवस्था है, चेहरे की क्या व्यवस्था है, शरीर की क्या व्यवस्था है, उसको लेकर बनाई गई एक आकृति है, उसका हमने परिचय लिखा है। अर्थात ध्वनि यंत्र या ध्वनि यंत्र से संबंधित जितने भी अवयव हैं उन सभी का परिचय जो है हमने पिछले लेक्चर में उस आकृति के माध्यम से उसके आधार पर लिया है। मैं समझता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर की बातें थोड़ा सा आकृति के सहारे समझकर वो बातें अपने आप को लागू करके वो समझी होंगी, और उसी के आधार पर हम ये जो मुद्दा है ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली, इस मुद्दे को थोड़ा सा और अधिक गहराई तक समझने वाले हैं। वह आकृति जो है वो हमारे चेहरे से संबंधित है और मुख के भीतर क्या क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों के आधार पर हम जिन प्रकार की आवाज़ें या विभिन्न प्रकार के जो ध्वनियाँ निकालते हैं उन ध्वनियों से संबंधित वो कौन कौन से स्थान हैं, उन ध्वनियों से संबंधित वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसकी बदौलत हम विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी उस आकृति की रचना के आधार पर हमने समझ ली है। अभी मैं आपको ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली, ये जो मुद्दा है हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसी के आधार पर हम आगे की बातें समझने वाले हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में हमारे मुद्दा दिया है ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली। पिछले लेक्चर में जब हम उस चेहरे की आकृति का परिचय ले रहे थे तो उसमें एक जगह पे वो अंक डाल के दिया था कि वो ध्वनि यंत्र जो है गोल आकार की एक गले में हमारे एक आकृति दिखाई गई है, और वो हमारे कंठ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे वो जो हमारे गले पर जो उभार होता है उसके पीछे ये ध्वनि यंत्र की स्थिति वहाँ पे मौजूद है। और उसमें हमने देखा कि वह एक झुल्लीनुमा पर्दा है, अर्थात गुब्बारे की जैसी स्थिति होती है। गुब्बारा फूलने के बाद उसमें से जब हवा बाहर निकलती है और उसको अगर हम खींच लेते हैं उसके मुख को, तो जिस प्रकार से उस गुब्बारे से आवाज़ निकलती है उसी प्रकार से हमारे ध्वनि यंत्र की व्यवस्था लगभग वहाँ पे वैसी बनी हुई है। और हमने ये भी देखा कि ध्वनि निर्माण होने के पीछे हमारी सांसें काम कर रही है, और उन सांसों की बदौलत ही हम फेफड़ों के गंदगी साफ करके जो सांसें बाहर आ रही है उन्हीं सांसों के आधार पर हम आवाज़ निकालते हैं। तो यही बातें जो है ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली, इस मुद्दे के भीतर हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं। तो सुनिए, उसमें भाषा वैज्ञानिकों ने जो ध्वनि यंत्र की कार्यप्रणाली बताई है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। जिन अवयवों से स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वागेंद्रिय कहते हैं। अर्थात जो हमारे मुख के भीतर जो भी शरीर के अवयव है उन अवयवों से स्वरों का उच्चारण मतलब ध्वनि का उच्चारण होता है, उन्हें वागेंद्रिय कहते हैं। वागेंद्रिय से तात्पर्य जो अवयव भाषा बोलने में सहायक है, जिनकी बदौलत हम आवाज़ें निकालते हैं, जिनकी बदौलत हम उच्चारण कर पाते हैं, वो अवयव माने वागेंद्रिय है। जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं उसी प्रकार ये वागेंद्रिय भी हमारे मुख के भीतर है। और ज्ञानेंद्रिय तो आपको पता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ जो है ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जिसकी बदौलत हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को आत्मसात करते हैं। उसी प्रकार से हमारी भाषा को बोलने के लिए सहायक होने वाले जितने भी अवयव है वो वागेंद्रिय के अंतर्गत वहाँ पे हम भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो बातें बताई है उसके आधार पर मान सकते हैं। अब ये वागेंद्रिय कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है कंठ, फिर उसके बाद जीभ आ जाती है, फिर उसके बाद तालु आ जाते हैं, फिर उसके बाद दांत आ जाते हैं, फिर उसके बाद ओठ आ जाते हैं।
अर्थात ये हमारे मुख के भीतर के अवयव है, मुख से संबंधित अवयव है। और ये सभी अवयव जो है हमारे भाषा के उच्चारण में या ध्वनि के उच्चारण में वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भाषा वैज्ञानिकों ने पहले ही वाक्य में बताया है कि जिन अवयवों से स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वागेंद्रिय कहते हैं। वागेंद्रिय से तात्पर्य जीभ, कंठ, तालु, दंत और ओठ, ये 5 इंद्रिय जो है हमारी वागेंद्रिय के रूप में वहां पे भूमिका निभा रहे हैं, अर्थात भाषा के उच्चारण में ये सहायक है। कैसे देखिएगा, वास्तव में मानव शरीर के अंदर ये वाग अवयव जैसी कोई चीज प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। मतलब भाषा वैज्ञानिकों का अगला कहना यह है कि हमारे मनुष्य के शरीर के भीतर ये वाग अवयव नामक चीज जो है कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन उनका क्या कहना है, देखिए, जिन अवयवों का हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रकृति ने उन्हें विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए बनाया है। अर्थात हम जिन वागेंद्रियों की बात कर रहे थे, कंठ ले लीजिएगा, जीभ ले लीजिएगा, तालु ले लीजिएगा या दांत ले लीजिएगा, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त अवयव हम जो है उसका प्राकृतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जिसने इन प्रकृति से प्राप्त अवयवों से भाषा का निर्माण किया और भाषा बोलने में उन अवयवों को वहां पे इस्तेमाल उसने किया है। तो देखिएगा कि जिन अवयवों को हम वागेंद्रिय कह रहे हैं ये असल में प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजें हैं या दी हुई अवयव है जो विभिन्न प्रकार के कामों में हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण दांत ले लीजिएगा, दांत खाना चबाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जीभ जो है खाना चखने के लिए, स्वाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तालु जो है, अर्थात ये सभी अवयव जो है कहीं ना कहीं या किसी न किसी रूप में हम प्राकृतिक कामों को या हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए वहां पे कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कुछ अवयव जो है हमारी भाषा में सहायक है। देखिएगा, फेफड़े, अर्थात ये फेफड़ा जो है हमारे सीने में होता है और हम जो सांस लेते हैं और वो ली हुई सांस सबसे पहले नासिका विवर से होते होते, कंठ मार्ग से होते होते सीधे जो है फेफड़ों में पहुंच जाती है। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद उन सांसों का काम यह है कि वहां पे मौजूद गंदगी को बाहर निकालना और फिर प्रश्वास के रूप में वहां पे बाहर निकालना। तो इस तरह से ये फेफड़े भी जो है प्राकृतिक रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन भाषा के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में ये फेफड़े जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो भाषा वैज्ञानिकों ने जो भी कुछ बातें कही है उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी बातें जो है मैं अपने स्तर पर जो है अपनी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जिन अवयवों को हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रकृति ने उन्हें विभिन्न कामों के लिए या काम करने के लिए बनाया है। फेफड़े श्वास प्रश्वास के लिए बने हुए हैं। जीवा खाद्य पदार्थों के स्वाद ग्रहण करने के लिए बनी हुई है। दांत जो है भोजन चबाने के लिए बने हुए हैं। अर्थात प्रत्येक अवयव जो है किसी न किसी काम की वजह से वहां पे बनाया हुआ है। ये सभी अवयव जो है विकसित अविकसित रूप में सभी प्राणियों में हम मौजूद दिखाई देते हैं या सभी प्राणियों में ये अवयव वहां पे है, और वो भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, विकसित और अविकसित अवस्था में। देखिए, मैं जो अभी बात कर रहा था कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने इन प्राकृतिक अवयवों से दोहरा काम करने की कला जो है भाषा के माध्यम से सीखी है। अर्थात ये भाषा नामक वस्तु जो है मनुष्य के पास इस वजह से है क्योंकि उसने हमारे जो वागेंद्रिय है उन वागेंद्रियों से दोहरा काम करने की उसने कोशिश की और उसके पास आज भाषा नामक बहुत बड़ी शक्ति जो है उपलब्ध है। तो इस तरह से ये बहुत सभी प्राणियों के पास ये अवयव मौजूद है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसने इन अवयवों से दोहरा काम करने की कला सीख ली है। मतलब हम दांतों के माध्यम से दंत व्यंजन वहां पे उच्चारित कर रहे हैं, तालु के माध्यम से हम तालव्य व्यंजन उच्चारित कर रहे हैं, कंठ के माध्यम से हम कंठ आधारित जितने भी व्यंजन है वो उच्चारित कर रहे हैं। मतलब हमने इन्हीं अवयवों से जो है
प्राकृतिक जो काम है वो पहला काम है, और दूसरा काम जो है इन्हीं के आधार पर जो ध्वनियां हम उच्चारित कर रहे हैं, ये दोहरा काम भी जो है वहां पे हमने करना सीख लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि यह भाषा, यह मौल्यवान वस्तु जो है मनुष्य के पास आ गई। मतलब मनुष्य ने प्रकृति द्वारा दी गई अवयवों का दोहरा इस्तेमाल करने के कारण भाषा नामक जो मौल्यवान वस्तु है वो मनुष्य के पास आ गई, और यह भाषा ध्वनि यंत्र, स्वर यंत्र और स्वर तंत्रियों के माध्यम से प्रयुक्त होती है। हमने जो पिछले लेक्चर में जो आकृति देखी थी उसमें ध्वनि यंत्र, स्वर तंत्रिया, इसका परिचय लिया है। तो यहाँ पे ये शब्द आ गया है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि आपको ये आकृति जो है समझनी है और समझकर निकालनी भी है, और जहाँ पे जो भी कुछ नाम दिए गए हैं वो नाम याद रखने हैं। तो ध्वनि यंत्र, स्वर यंत्र और स्वर तंत्रियों के माध्यम से ये भाषा जो है मनुष्य प्रयुक्त करता है। स्वर यंत्र, ध्वनि यंत्र ऐसा अवयव है जो वायु में गूंज, नाद उत्पन्न करके उसे ध्वनि में बदलता है। अर्थात हमारे कंठ के नीचे वह स्वर यंत्र नामक जो भी कुछ व्यवस्था है वह सबसे पहले काम ये करती है कि अंदर से फेफड़ों से गंदगी साफ करके आई हुई जो हवा है, या उसको प्रश्वास कहेंगे, वह अंदर के दबाव के आधार पर ये स्वर यंत्र जो है उसमें से विशिष्ट प्रकार का नाद जो है गूंज उत्पन्न कर देता है, और वही नाद या गूंज जो है हम आगे के अवयवों के आधार पर, अर्थात मुख के आगे के जो अवयव है, कंठ है, जीभ है, तालु है, दांत है, इन अवयवों के आधार पर हम उसमें विशिष्ट प्रकार की आवाजें वहां पे निकालते हैं। तो ध्वनि के निर्माण में इसकी वही भूमिका है जो एक हारमोनियम की होती है। अर्थात ये स्वर यंत्र की भूमिका कैसी है कि अंदर से आने वाली हवा का परिवर्तन एक नाद या गूंज में वो कर देता है, और उसी का परिणाम जो है, हम दूसरा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि आपने हारमोनियम देखा होगा। हारमोनियम आप समझते होंगे कि जो हवा, एक हाथ से हवा भरी जाती है पंखे से और दूसरे हाथ से उंगलियों के माध्यम से वो बजाया जाता है, वो हारमोनियम जो है एक प्रकार से अंदर की हवा के दबाव के कारण उन उंगलियों के द्वारा जो बटन दबाए जा रहे हैं, कुंजियां दबाई जा रही है, उसकी बदौलत वो बज रहा होता है। लगभग वही स्थिति जो है हमारे गले के भीतर ये स्वर यंत्र जो है अंदर की हवा के दबाव के कारण वहां पे गूंज उत्पन्न करता है या उसमें से नाद निकलता है, और वही आवाज जो है, वही गूंज जो है एक प्रकार से ध्वनि के रूप में हमारे सामने वहां पे आ जाती है। मैंने गुब्बारे का भी उदाहरण दिया था। गुब्बारे को हम फुला लेते हैं या उसमें हवा भर देते हैं, और उसके मुख को थोड़ा सा हम ऐसा दोनों तरफ से खींच लेंगे तो मुझे लगता है कि अंदर से जो बाहर आने वाली हवा जो है उस गुब्बारे से भी ध्वनि निकालती है। लगभग वही स्थिति जो है ये स्वर यंत्र की हमारे गले में, कंठ के नीचे वहां पे मौजूद है, और उसी के आधार पर हम ध्वनियां जो है निकालते हैं। हारमोनियम या बिगुल के भांति हम लोग भी वायु या हवा के सहायता से बोलते हैं। एक बात वहां पे स्पष्ट की है भाषा वैज्ञानिकों ने, उनका ये मानना ये है कि हम जो बोलते हैं या हम जो ध्वनि निकालते हैं उसके लिए मूल जो आवश्यकता है या मूलभूत आवश्यकता जो है वो हमारी अंदर खींच गई हवा या सांसें जो है उसकी बदौलत जो है हम बोल पाते हैं, ध्वनि निकालते हैं। यह वायु दो प्रकार की होती है, अर्थात नाक के माध्यम से जो हम वायु अंदर लेते हैं वो विशेषता दो प्रकार की होती है। कैसे देखिए, एक तो नाक और मुख के माध्यम से भीतर खींचते हैं, और यह भीतर खींची जाने वाली हवा जो होती है वो शुद्ध हवा होती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। अर्थात नाक या मुख के माध्यम से हम बहुत बार सांसें लेते हैं, या कह लीजिएगा कि हम उसी के माध्यम से जीवित है, क्योंकि सांसें अगर बंद हो जाती है तो हमको पता है क्या हो जाता है। अर्थात मुझे बताना क्या है कि हम जो नाक और मुख के माध्यम से जो सांसें अंदर लेते हैं वह हवा जो होती है एक प्रकार से शुद्ध हवा होती है, अर्थात बाहर की ऑक्सीजन हम अंदर खींच रहे होते हैं। यह शुद्ध हवा दुख है कि इस शुद्ध हवा से हम किसी भी प्रकार की ध्वनियां जो है हम नहीं निकाल पाते। देखिएगा,
कि नाक के माध्यम से जो हम हवा अंदर खींच रहे हैं, उस हवा से हम किसी भी प्रकार की ध्वनि जो है वहां पे नहीं निकालते, बल्कि अंदर खींची हुई जो हवा है वो दूसरे प्रकार की होती है जो हम बाहर छोड़ते हैं। दूसरे प्रकार की वह हवा है जो फेफड़ों की गंदगी साफ करके बाहर निकालते हैं। अर्थात अंदर ली हुई शुद्ध हवा और वही हवा अंदर जाती है, फेफड़ों की गंदगी साफ करती है, अर्थात वो हवा जो है अशुद्ध हो जाती है। अर्थात यही अशुद्ध हवा हम बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालते समय ये जो स्वर यंत्र है, देखिए सच कहें तो यह दूसरे प्रकार की हवा ही जो पहली हवा का गंदा रूप है, अर्थात ये दूसरे प्रकार की हवा ही प्रायः सभी भाषा बोलने में हमारी सहायता करती है। मतलब अंदर से बाहर फेंकी जाने वाली जो हवा है यही हमारे बोलने में सहायता करती है। पहली हवा श्वास है तो दूसरी प्रश्वास है, मतलब दूसरी हवा जो होती है वही हमारी भाषा बोलने में वहाँ पे सहायक होती है। फेफड़ों की सफाई के पश्चात वायु श्वास रूप में श्वास नलिका से बाहर चली जाती है। स्वर यंत्र के पहले इस हवा में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जब तक ये हवा हमारे गले के भीतर होने वाले स्वर यंत्र तक आती नहीं है तब तक इसमें कोई भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे ही ये हमारे स्वर यंत्र से लंघती है या वो वहां से गुजरती है, देखिएगा क्या होता है। स्वर यंत्र के पहले इस हवा में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। सर्वप्रथम हम तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप दे देते हैं, मतलब हमारे मुख के भीतर जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम उस हवा को मनमाना रूप दे देते हैं। जब यह हवा ध्वनि यंत्रों को लांघती है या उसमें लांघती है तो उसमें गूंज उत्पन्न होती है, या ये हवा हमारे स्वर यंत्र से या ध्वनि यंत्र से गुजरती है, तब भीतरी दबाव के कारण, अर्थात अंदर के दबाव के कारण, फेफड़ों के दबाव के कारण उसमें से प्राकृतिक रूप से कंपन पैदा होके, अर्थात प्राकृतिक रूप से वहां पे जैसे गुब्बारा जो है कंपित होता है और उसमें से आवाज निकलती है, उसी प्रकार से वह ध्वनि यंत्र जो है फेफड़ों के दबाव के कारण वहां पे कंपित हो जाता है और उसमें से एक आवाज या कंपन पैदा होके अ नामक जो है नैसर्गिक ध्वनि वहां पे निर्माण होती है। अर्थात हमारे स्वर यंत्र में या ध्वनि यंत्र में जब वो हवा वहां से गुजर रही होती है, उसको लांघ रही होती है, तब वहां पे कंपन होके वहां पे प्राकृतिक तौर पर सबसे पहले गले में अ नामक ध्वनि जो है वहां पे निर्माण होती है। ऐसा करने में कौवा हमारी मदद करता है। यही बात मैं बता रहा था कि कौवा जो है, मैंने आकृति में बताया था कि कहाँ पे होता है, लगभग तालू से नीचे जो स्नायु जो होता है, जो ऊपर से नीचे लटक रहा होता है, ये कौवा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहां पे निभाता है। कैसे, देखिएगा, वहां से मुख विवर में जाने वाली हवा का हम आवश्यकता अनुसार जीवा, कंठ, तालु, दांत और ओष्ठ के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। अर्थात ये तालु से चिपका हुआ जो स्नायु है वो ऊपर से नीचे लटक रहा होता है, ये काम ये करता है कि अंदर से निकली हुई जो ध्वनि है उसको जीवा, कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ के पास जो है वहां पे भेजने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर वहां पे हम उस विशिष्ट प्रकार की ध्वनियां वहां पे निकाल लेते हैं। अर्थात इच्छित मनमाना रूप देकर हम उसको बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। आवश्यकता अनुसार यह नासिका विवर से भी निकलती है। अर्थात ये कभी कभी जो है ये कौवा जो है मुख विवर का द्वार बंद करके उसी हवा को नासिका के विवर से भी वहां पे बाहर निकालता है। इसलिए दांत, गांव, ये जो चंद्रबिंदी वाले जो शब्द है, जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी सी ध्वनि जो है हमारे नाक से भी उच्चारित होती है। तो नासिका विवर से उत्पन्न होने वाली नासिक ध्वनियां होती है, अर्थात अनुनासिक ध्वनियां भी उसको कहते हैं। लगभग ये स्थिति जो है हमारे ध्वनि यंत्र और उससे संबंधित जितने भी अवयव है उसकी स्थिति है।
और उसी के आधार पर हम वहाँ पे आवाज़ें निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यहाँ पे जो कि विश्लेषण दिया है ध्वनि निर्माण कैसे होती है, मुझे लगता है कि हम अगर उसको अपने तौर पर उसको अगर थोड़ा सा आजमा लेंगे, क्या सच में ऐसा है क्या, तो आपको भी ये एहसास होगा कि सही मायने में ये ध्वनि के उच्चारण में हमारी सांसें कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। उसका परिणाम ये हो जाता है कि हम भाषा जैसा अनमोल जो कुछ अनमोल चीज़ है हम आज हमारे पास हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें जो है हर भाषा बोलने वाले ने समझनी जरूरी है, उसको मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, 60-70 साल जीते हैं, मृत्यु हो जाती है उनको, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो आवाज़ निकालता हूँ, मेरी ध्वनि कैसे निर्माण होती है, इसको लेकर उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। उसके पीछे मुझे लगता है कि सही मायने में भाषा के छात्रों को इसका अगर ज्ञान हो जाए तो हम भाषा के सहायता से बहुत कुछ बातें जो है वहाँ पे सीख सकते हैं। आज भाषा विज्ञान जो है इसी सिलसिले में बहुत सारे क्षेत्रों में वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और भाषा विज्ञान का ये स्वन विज्ञान जो पाठ है या टॉपिक जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर किसी ने समझना जरूरी है, तभी जाकर हम ये ध्वनि से संबंधित बातें जो है समझ सकते हैं। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि ये ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार हमारे शरीर के भीतर या मुख के भीतर मौजूद है और उसके आधार पर हम किस प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नया मुद्दा लेकर, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।